नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। आज मुंबई दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज। उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। निवेश पर सीएम का होगा जोर। तो बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर आज मुख्यमंत्री मुंबई के दौरे पर जाने वाले हैं। मुंबई में उद्योगपतियों से वे मुलाकात करेंगे। बता दें कि निवेश पर सीएम का जोर होने वाला है। फोकस रहेगा कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके और इसके चलते मध्य प्रदेश की धरती में क्या जरिए हो सकते हैं, कितने मौके हैं जिनको तलाशने की कोशिश की जाएगी। और कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा उद्योगपतियों की नजर मध्य प्रदेश की तरफ हो और निवेश के लिए वे तैयार रहें। तो आज मुंबई का दौरा है सीएम का। निवेश पर सीएम का फोकस रहने वाला है। उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, चर्चा होगी और निवेश मध्य प्रदेश में वे करें, उससे क्या रिजल्ट हासिल होंगे, ये पूरा प्लान तय किया गया। और अब उद्योगपतियों से मुलाकात के दौरान भी क्या कुछ खास निकल कर आता है वो भी आपको बताएंगे ही। आज मुंबई दौरे पर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो निवेश पर सीएम का जोर रहेगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां आज मुंबई का दौरा सीएम का रहने वाला है। उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के दौरान क्या अवसर हो सकते हैं मध्य प्रदेश में निवेश के और उससे क्या संभावित सकारात्मक परिणाम निकल कर आ सकते हैं वो भी बताया जाएगा। और इसके चलते पूरा जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से और मजबूती के लिए निवेशकों का मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित होना जरूरी है। और यही कारण है कि वक्त वक्त पर सीएम उद्योगपतियों से मुलाकात करते हैं और आज मुंबई के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और निवेश को लेकर चर्चा की जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा निवेश पर फोकस रहने वाला है और मुलाकात के दौरान सीएम का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि मध्य प्रदेश हर तरीके से अनुकूल है निवेश करने को लेकर और इसका सकारात्मक परिणाम जो भी निकल कर आएगा, जाहिर सी बात है निवेशकों को भी इससे फायदा मिलेगा। और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक आकर्षित हों मध्य प्रदेश में निवेश के लिए। तो खबर भोपाल से है, आज मुंबई के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां पर उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। निवेश को लेकर सीएम बातचीत करने वाले हैं। उद्योगपतियों से चर्चा के दौरान क्या कुछ मुख्य बिंदु सामने आए हैं वो भी आपको बताएंगे। तो आज मुंबई का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज मुंबई का दौरा है सीएम का, फोकस यही कि ज्यादा से ज्यादा जो निवेशक हैं, जो उद्योगपति हैं, वो मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित हों। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार रोजगार की लेकर मांग जो है वो युवाओं के द्वारा की जाती है और मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को ये कमिट कर चुकी है कि हर साल जो है 1 लाख रोजगार जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार अपने स्तर पर सरकारी नौकरियों के माध्यम से तो रोजगार देने का काम कर ही रही है, लेकिन इसके अलावा अगर निवेश मध्य प्रदेश में होता है, नई औद्योगिक इकाइयां मध्य प्रदेश में स्थापित होती है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे तरह के रोजगार होते हैं वो युवाओं को मिले। इसके अलावा स्वरोजगार की तरफ युवा बढ़े, इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। और यही कारण है कि आने वाले जनवरी के माह में इंदौर में एक बड़ा इन्वेस्टर समिट होने वाला है, जिसमें देश विदेश के बड़े उद्योगपति शामिल होने जा रहे हैं। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुंबई पहुंचे हैं और वह लगातार अलग अलग समय पर अलग अलग जो वर्ग के जो व्यापारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर उनको न्योता देंगे। ये बताएंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश यानी जो देश का दिल मध्य प्रदेश है वो निवेश के लिए कितना मुफीद है, यहाँ औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए किस तरह के माहौल है। इसके साथ ही
ये बताएंगे कि कौन कौन सी औद्योगिक इकाइयां जो है वो मध्य प्रदेश में स्थापित की जाती हैं, की जा सकती हैं। इसके साथ ही किस तरीके से मध्य प्रदेश में उनके विस्तार के लिए या उनके विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति है, कौन कौन सी चीजें जो है वो मध्य प्रदेश में उपलब्ध है, किस किस इलाके में किस किस तरह के उद्योग लग सकते हैं, ये सारी चर्चाएं जो है आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुंबई के उद्योगपतियों से करेंगे। और इसके पहले भी वो लगातार देश के अलग अलग बड़े शहरों में जाते रहे हैं और वहां के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनको मध्य प्रदेश में निवेश करने का न्योता देते रहे। हालांकि इसके पहले उनका विदेश जाने का भी एक दौरा था जिसको फिलहाल अभी रद्द किया गया, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में निवेश के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है और उसी कड़ी में आज वो मुंबई पहुंचेंगे। और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के इस दौरे का सकारात्मक परिणाम जो है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से देखने को मिलेंगे। बड़े इन्वेस्टर्स जो है मध्य प्रदेश आएंगे, अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करेंगे ताकि मध्य प्रदेश जो है औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर तेजी से डेवलप होगा और यहाँ के स्थानीय युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध हो पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप शैलेंद्र, लगातार जुड़े रहे, आगे भी अभी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से ज्यादा जो रोजगार है वो भी लोगों को मिलेगा, निवेश के लिए पूरी कोशिश है और आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिहाज से। भोपाल में कल रात सीएम हाउस में 1.5 घंटे चली बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज ने मंत्रियों से चर्चा कर अगले 3 महीने के कार्यक्रमों की रणनीति बनाई है। प्रदेश सरकार के आगामी कार्यक्रम आदिवासियों पर केंद्रित होंगे और बैठक में 15 नवंबर को होने वाले जनजातीय गौरव दिवस को लेकर भी चर्चा हुई है। मनाने का निर्णय हुआ है और 15 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक जो टंटिया मामा जी हैं उनके बलिदान दिवस तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा हुई है। और इसके अलावा भी अनेक जो कार्यक्रम है, पूरे 3 माह के जो कार्यक्रम हैं, लगभग मार्च तक के जो कार्यक्रम है, उन सारे कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा। और अब खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश बाल कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर आज कमलनाथ के निवास पर होगा आयोजन। पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे संबोधित। 150 विधानसभाओं में बन चुकी है बाल कांग्रेस की टीम। कांग्रेस की नीतियों से कराया जाएगा अवगत, महापुरुषों का पढ़ाया जाएगा पाठ। खबर भोपाल से। मंत्रियों ने लौटाया प्रस्ताव, कैबिनेट की बैठक में लौटाया प्रस्ताव, जहां बिना हेलमेट वाहन चलाने पर जुर्माना राशि 500 करने का प्रस्ताव करना था। कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव लौटा दिया गया। 250 से 500 रुपए करने का प्रस्ताव था। एक बार पहले भी लौटाया जा चुका है प्रस्ताव। और संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मंत्रियों ने कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लौटा दिया जहां पर बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 500 जुर्माने की राशि का प्रस्ताव था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मंत्रिमंडल की उप समिति और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया था, उसमें मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की तरफ से जो जुर्माने अभी लगाए जाते हैं उसमें बढ़ाने का एक प्रस्ताव था, जिसमें बगैर हेलमेट के अगर कोई व्यक्ति चलता है तो अभी 250 रुपए का मध्य प्रदेश में चालान होता है, उसको बढ़ाकर 500 रुपए करने का था। इसके अलावा सीट बेल्ट लगाने को लेकर हो, हॉर्न बजाने को लेकर हो, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने को लेकर, इस तरह के तमाम जो प्रस्ताव हैं वो मध्य प्रदेश की जो उप समिति है उसने तैयार किए थे और बाकायदा कल उसको कैबिनेट की जब बैठक हुई तो उसमें इसको रखा गया था। लेकिन इसे एक बार फिर जो है इस प्रस्ताव को वापस कर दिया गया। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि अगर अभी मध्य प्रदेश में 250 रुपए का चालान होता है और ये पर्याप्त है और यदि इसको बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं जनता में थोड़ा सा नाराजगी देखने को मिल सकती है और यही कारण है कि इस प्रस्ताव को लौटा दिया गया। हालांकि कुछ मंत्रियों ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दी थी कि इसको लागू किया जाना चाहिए, लेकिन अधिकांश मंत्री इस बात से खुश नहीं थे और यही कारण है कि इस प्रस्ताव को लौटा दिया गया। हालांकि इसके पहले भी जो मंत्रिमंडल की उप समिति है उसने भी इस तरह का एक प्रस्ताव पहले भी तैयार किया था और उसको मंत्रिमंडल की बैठक में रखा गया था, लेकिन उसको पहले भी मंजूरी नहीं मिल पाई थी। यानी अगर फिलहाल ये देखें तो जो आम लोग हैं जो उनके लिए थोड़ी सी राहत की खबर जरूर कह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे लिहाज से देखें तो ये फैसला थोड़ा सा ठीक इसलिए नहीं नजर आता है कि मध्य प्रदेश में बगैर हेलमेट के लोग अधिकांश यात्री जो है वो वाहन चलाते हैं और ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में मध्य प्रदेश देश के टॉप 3 राज्यों में आता है। और ऐसे में पुलिस तो अपने स्तर पर शक्ति दिखाती भी है, जन जागरूकता अभियान भी चलाती है, लेकिन अगर यदि लोगों को जागरूकता के माध्यम से अगर समझ में नहीं आता है कि हेलमेट लगाना है, उनकी जान कीमती है, तो ऐसे में जुर्माना ही एक ऐसा प्रावधान बचता है जिसके डर से लोग हेलमेट लगाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जो है फिलहाल
जो आम लोग हैं, जो बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं, उन पर कोई आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहते और यही कारण है कि ये प्रस्ताव को फिलहाल लौटा दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने आम लोग, गरीब लोगों पर ज्यादा बोझ न डालने के चलते इस प्रस्ताव को लौटाने की बात कही है। खबर जबलपुर से, जहां विज्ञान मेले का आयोजन नियमों को ताक पर रखकर किया गया। इसका खुलासा आरटीआई से हुआ है। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री को खुश करने के लिए आयोजन स्थल को भी बदलने का आरोप है। मिली जानकारी के मुताबिक 9 सितंबर को राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने जबलपुर के राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान को पत्र लिखकर विज्ञान मेले के आयोजन के लिए मिली राशि तत्काल वापस बुलवा ली थी। 4 दिन बाद राज्य शिक्षा केंद्र संचालक धनराजू एस ने दूसरा पत्र जारी किया, जिसमें 21 से 23 सितंबर तक 3 दिवसीय विज्ञान मेले का आयोजन स्थल शुजालपुर में तय किया गया। शुजालपुर स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का विधानसभा क्षेत्र है, जिसे जबलपुर का हक छीनकर देने का आरोप लगा है। नागरिक उपभोक्ता मंच ने मामले पर सीएम शिवराज से शिकायत की है। मामले की जांच के लिए कहा है। नियम में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अधिकार जो है इस विज्ञान संस्थान को दिया जाएगा, लेकिन इस आचार संहिता का, शिक्षा संहिता का पूरा उल्लंघन करके यहां पर आई हुई राशि को वापस बुलाकर उस राशि का उपयोग उन्होंने राज्य स्तरीय विज्ञान मेला बनाने के लिए मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में कर दिया। स्पष्ट रूप से हम लोगों का आरोप है कि मंत्री जी को खुश करने के लिए आज जबलपुर की अनदेखी हो गई है। सिवनी के छपारा नगर परिषद को बिना सूचना दिए छपारा थाने परिसर के बाउंड्री को तोड़ना महंगा पड़ गया। दरअसल एक दिन पहले छपारा नगर परिषद ने बिना किसी सूचना के छपारा थाने परिसर की बाउंड्री को अतिक्रमण अभियान के तहत तोड़ दिया था। इसके बाद पुलिस ने बाउंड्री तोड़ने वाली मशीनों को अपनी अभिरक्षा में लिया था और बिना नोटिस के बाउंड्री तोड़ने की कार्रवाई को नगर परिषद के अधिकारियों ने अपनी गलती बताया है और खुद बनाने की भी जिम्मेदारी उठाई है। इस संबंध में थाना प्रभारी से चर्चा की गई है। उन्होंने बताया है कि नगरपालिका प्रशासन छपारा द्वारा गलती से पुराने थाने की बाउंड्री टूट गई थी, जिसे बैठकर सुलझा लिया गया मामला और वो पुरानी बाउंड्री वाली की जगह नया निर्माण। खरगोन में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। अवैध बने शेड फुटपाथ पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। ये कार्रवाई सनावद रोड, बड़ी मोहन टॉकीज, डायवर्सन रोड पर की गई। एसडीएम ने बताया कि व्यापारियों ने दुकान के बाहर शेड बना रखे थे, जिससे जाम लगता था और यातायात में परेशानी होती थी। कई बार इनको नोटिस दिया गया, लेकिन अवैध कब्जे नहीं हटाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई करनी पड़ी। वर्तमान कलेक्टर महोदय ने कहा था कि बहुत सारी जगह पर यातायात बाधा है और प्रकार के अवैध निर्माण के लिए संबंधित सूचना थी। कलेक्टर महोदय का कहना है कि एक अभियान के तौर पे व्यवस्थित तरीके से नियम अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसी तारतम्य में सीओ मैडम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और मैं इनके साथ लॉ एंड ऑर्डर के लिए यहाँ पर सुरक्षित हूँ। ये कैसे कब तक चलेगी ये मुहिम? ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत जो भी विरुद्ध तरीके से अगर न्यूसेंस करता है या आम जनता के पब्लिक में आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसके अंतर्गत उसको हटाने की तो ड्यूटी है सभी लोगों की। देखिए, आपको अगर याद होगा तो पूर्व में भी हमने कुछ समय पहले ये कार्रवाई जो है की थी और इसी रोड पे जो हम पहले भी थे, जितने लोग, ज़्यादातर ये हमारे डाइवर्शन रोड है, इस पे बड़ी दुकानें हैं। दुकानदार जिनके पास बड़ी बड़ी दुकानें हैं तो भी ये सामान अपने दुकान के बाहर ही रखते हैं। मतलब दुकान के बाहर भी हम देखें तो लगभग 10 से 20 फीट की जगह कवर करके रखते हैं, जिससे कि इनके यहाँ जो भी ग्राहक आता है उसकी पार्किंग जो है फिर और आगे होती है, जो कि रोड पे। रीवा के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के साहेबा गांव से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। यहां एक घर में अवैध कच्ची शराब बनाने का गोरख धंधा चल रहा है। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस तो शराब माफिया ने शराब भट्टी का खौलता पानी खुद पर उड़ेल लेने की धमकी दी और देखते देखते खुद पर गर्म पानी उड़ेल लिया। चीख पुकार सुनकर आरोपी की पत्नी ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो वह बुरी तरह झुलसा हुआ था। पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, एक अभी सुबह की घटना है। अभी उनकी पत्नी से मेरी बात हुई तो पत्नी के द्वारा बताया कि मैंने कई बार उसको मना किया है और तब भी वो दारू बनाता है और मुझे ही वो मतलब उसकी पत्नी को उसने बोला है कि बाहर दरवाज़ा बंद कर दो जिसमें पुलिस कार्रवाई ना कर पाए।
तो पत्नी ने दरवाज़ा बंद कर दी और अंदर उसने जो है भट्टी को हटाने के लिए, जिससे भट्टी हट जाए, तो प्रयास किया तो उसको संभल नहीं पाया, जिस कारण जो है पानी उसके ऊपर गिर गया है और गिर जाने से वो उसके कुछ पार्ट में जो है। तो भाई ग्वालियर जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 60,000 का इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर पुलिस उसे जिले के घाटी गांव इलाके से लेकर आ रही है। बुधवार को ग्वालियर पुलिस और डकैत गुड्डू गुर्जर के बीच भंवरपुरा के जंगल में मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया। ग्वालियर पुलिस के मुताबिक टीम डकैत गुड्डा गुर्जर का लगातार पीछा कर रही थी। बुधवार को वह जैसे ही श्योपुर के रास्ते भंवरपुरा के जंगल में दाखिल हुआ, पुलिस टीम से उसका सामना हो गया। दोनों तरफ से फायरिंग के दौरान एक गोली डकैत के पैर में लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा और इस बीच उसके साथी मौके से भाग निकले, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। ग्वालियर चंबल अंचल में आतंक का पर्याय बन चुके डकैत गुड्डा गुर्जर को पकड़ने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सख्त निर्देश दिए थे। गुड्डा पर 60,000 का इनाम घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद चंबल के आला अधिकारी पुलिस बल के साथ डकैत गिरोह की घेराबंदी करने में जुट गए थे। शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि भंवरपुरा के बसोटा जंगल में गुड्डा गुर्जर होने की खबर मिलने पर पुलिस द्वारा वहां दबिश दिया गया और दबिश के दौरान एक गुड्डा गुर्जर के साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में गुड्डा गुर्जर को गोली लगी और उसको अभी अस्पताल लाया गया है। इससे एक 315 बोर का राइफल भी बरामद की गई पुलिस द्वारा और इसका 2-3 साथीदार भागने में सफल हुए हैं। गुड्डा गुर्जर के ऊपर 60,000 का इनाम है, 30,000 ग्वालियर आईजी की तरफ से, 30,000 चंबल आईजी की तरफ से और इसके ऊपर 3 मर्डर, 5 307 के अलावा 28-30 गंभीर अपराध इसके ऊपर है। और संवाददाता सुशील लाइव जुड़ गया। सुशील, 60,000 के इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में आतंक का पर्याय बना अंतिम डकैत गुड्डा गुर्जर लगातार पुलिस के लिए सिरदर्द बना था। वहीं जो बिहड़ के ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी उसका खासा खौफ था। यही वजह है कि लगातार उसके मूवमेंट पर ग्वालियर पुलिस की भी नज़र थी और जैसे ही ग्वालियर पुलिस को इनपुट मिला कि वो भंवरपुरा के बसोटा इलाके के जंगल में दाखिल होने वाला है, वैसे ही क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने शाम को ही घेराबंदी की पूरे इलाके की और उस दौरान ग्वालियर पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम का गुड्डा गुर्जर गिरोह से आमना सामना हो गया। इस दौरान फायरिंग भी हुई है और फायरिंग के दौरान गुड्डा गुर्जर के 3 साथी फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए गुड्डा गुर्जर को दबोच लिया। उसके पैर में गोली लगी थी और यही वजह कि उसे इलाज के लिए ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गुट्टा पर ग्वालियर और जो चंबल रेंज है दोनों में 30-30 हज़ार रुपये का इनाम था। 60,000 का ये इनामी था। इस पर 8 हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों के साथ ही लगभग 30 से ज़्यादा केस दर्ज थे, जिसमें लूट, डकैती सहित अन्य मामले हैं। गुड्डा गुर्जर लगातार 2 साल से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी 2 सप्ताह पहले साफ तौर पर ये नाराज़गी जता चुके थे वीसी में कि डकैतों का अंत करने के बाद भी अगर कोई छोटा मोटा डकैत रह जाता है तो ये जिम्मेदारी है पुलिस की, जल्द से जल्द ख़त्म करे और उसके बाद जो है लोगों को राहत दे। और यही वजह है कि सीएम की नाराज़गी और नसीहत का असर हुआ। ग्वालियर और चंबल की जो पुलिस थी वो लगातार उस पर दबाव डाल रही थी और यही वजह है कि जब उसके जो साथी है उनके घरों पर कार्रवाई की गई है, उसको पनाह देने वाले लोगों के खिलाफ लगातार पुलिस ने कार्रवाई की, तो फिर गुड्डा गुर्जर घिर गया। और यही वजह है कि कल शाम को जैसे ही वो भंवरपुरा के बसोटा जंगल में दाखिल हुआ पनाह लेने के लिए, उसी दौरान क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने उससे आमना सामना किया और मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है और अभी अस्पताल में वो भर्ती है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है और आने वाले समय में पुलिस और भी उसके जो साथी है उनके लिए नाकेबंदी कर रही है। रात से ही उनकी सर्चिंग कर रही है आसपास जो ग्रामीण इलाके हैं बिहड़ में, वहां पर भी उनके साथियों की तलाश। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सिवनी के लखनादौन सिविल अस्पताल परिसर में 1 माह पहले आउटसोर्स कर्मचारी विक्की कहार की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। परिजनों और क्षेत्रवासियों की मांग पर एसपी ने यहां एसआईटी गठित की है। एएसपी सिवनी के मार्गदर्शन में 2 एसडीओपी और 3 टीआई और एसआईटी टीम में शामिल किया गया। साथ ही गंभीर आरोपों में घिरी लखनादौन पुलिस की हत्या की जांच से अलग रखा गया है।
तेलंगाना के हैदराबाद से बुरहानपुर पहुंचे एक किन्नर ने जिले के मोहद निवासी एक युवक पर यौन शोषण और नकदी के साथ आभूषण लेकर फरार होने का आरोप लगाया। पीड़ित किन्नर ने एसपी से मिलकर शिकायत की है। उसने बताया कि वह युवक के साथ 8 साल से लिव इन रिलेशन में थे, लेकिन युवक ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। पीड़ित किन्नर की शिकायत पर शाहपुर थाना क्षेत्र में आने वाले मोहद गांव के आरोपी युवक के खिलाफ जांच करने को कहे, जहां जांच के बाद एसपी अगली कार्रवाई करेंगे। टीकमगढ़ जिले में महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म, अपहरण और मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां पर घर में सो रही एक लड़की का अपहरण किया गया और फिर आरोपी ने उसे दुष्कर्म किया। उसके शरीर पर दांतों के निशान मिले। पीड़ित लड़की का उपचार 4 दिनों से जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने साधारण मारपीट का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद कुड़ीला पुलिस थाना प्रभारी ने बयान दर्ज कर दुष्कर्म की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। गंभीर बात है कि पीड़ित लड़की के साथ 5 नवंबर को घटना हुई थी, लेकिन लड़की के परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने पीड़ित लड़की के बयान दर्ज नहीं किए। जब इस मामले की शिकायत एसपी कार्यालय में की गई, तब फिर पुलिस हरकत में आई और दुष्कर्म की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। इस पूरे मामले में कहीं न कहीं पुलिस की चूक नजर आती है। घटना के बाद आरोपी फरार है और पुलिस तलाश कर रही है। कि मेरे गांव के ही एक लड़के, लोधी समाज हैं दोनों, कि मेरी मारपीट कर दी है। तो उस दिन थाने पर आकर से मारपीट की घटना बताई थी। तो रात्रि करीब 2-3 बजे मारपीट की घटना बताने के अनुसार, उसके कहे अनुसार रिपोर्ट लेख की गई थी और धारा 294, 323, 506 की एफआईआर कायम की गई थी। फिर अभी 2-3 दिन बाद घर वालों ने उसके बताया है कि बच्ची ऐसी बता रही है। तो हम लोग आज ही तुरंत अस्पताल आए हैं, बच्ची के कथन लिए हैं। तो बच्ची अपने साथ गलत काम होना बता रही है। तो उसके आधार पर प्रकरण में धारा 376 का इजाफा किया जा रहा है। कितने आरोपी हैं? एक T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जाएगा और आज एडिलेड ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में चौथी बार इंग्लैंड से भिड़ने जा रही है और भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप में 2 बार इंग्लैंड को हराया है, जबकि इंग्लैंड की टीम एक मुकाबला जीतने में सफल रही। तो वहीं दोनों टीमें अब तक T20 क्रिकेट में 22 बार भिड़ी हैं। भारतीय टीम 12 बार जीतने में सफल रही, तो वहीं इंग्लैंड की टीम ने 10 बार भारत के खिलाफ जीत हासिल की है।